नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में बताऊंगी, जो शास्त्रीय प्रतिष्ठा के आधुनिक पत्र से ली गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व व कृतित्व का परिचय मिलता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए अपेक्षित कालक्रमानुसार जो होना चाहिए वो उसका इस ग्रंथ में नितांत अभाव है। अतः इन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का विवरण कई रूपों में किया गया है। सबसे पहले गारसा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सर्वप्रथम गारसा तासी, जो फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने अपने ग्रंथ इस्तवार द ल लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी से किया। इसकी रचना दो भागों में हुई। प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया और न ही किसी लेखक और कवि के जन्म के विषय में बताया, जो इस ग्रंथ का सबसे बड़ा दोष है। इसके बावजूद इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव दिया जा सकता है। इसके बाद शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज की रचना की, जो हिंदी में लिखा गया पहला ग्रंथ था। इसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई। इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्य कृतियों, रचना काल व जन्म काल के विषय में बताया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। किंतु इतिहास ग्रंथ के लिए जिस तटस्थता वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है, उसका इस ग्रंथ में नितांत अभाव है। फिर भी शिवसिंह सरोज में तत्कालीन समय का उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी जानकारी को एक स्थान पर एकत्र करने का सराहनीय प्रयास किया है। इसके बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया, साथ ही उनकी बहुत सारी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया। ग्रियर्सन ने 4 काव्य का विभाजन किया: चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने ही माना। उनका मानना था कि भक्ति काल ईसाइयत अर्थात ईसाइयों की देन है। ग्रियर्सन इंग्लैंड के विद्वान थे, इसलिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना अंग्रेजी में की। इसके बाद मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। इसे 4 भागों में बांटा गया। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें 4591 कवियों का वर्णन है। साथ ही जन्म और मृत्यु का पता लगाना भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने 14 भागों में इतिहास का काल विभाजन किया, जो प्रामाणिक नहीं है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पंडित रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में की, जिसे बाद में स्वतंत्र रूप से पुस्तक का रूप दिया गया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया: आदि काल, जिसे वीर गाथा काल कहा गया है। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया है। उसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहा गया है। इसके बाद आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा गया। शुक्ल जी का यह काल विभाजन अपनी सरलता, स्पष्टता के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ और परवर्ती इतिहास लेखकों ने थोड़े बहुत परिवर्तन से इसी को आधार बनाकर अपने ग्रंथ में काल विभाजन का नामकरण किया।
आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धारा में विभक्त किया और इसे पुनः दो दो उपविभागों में विभक्त किया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। रीति काल के वर्णन में भी इन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों का वर्णन कर इसका वर्गीकरण किया। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी जगत में एक नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्मा जी के इतिहास लेखन का प्रमुख आधार शुक्ल जी का इतिहास ही रहा। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किए। इनकी पुस्तकें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रमुख है। आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका यद्यपि पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, किंतु उसमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत थे। जैसे शुक्ल जी ने जिस काल को वीर गाथा काल कहना उचित माना, उसे आचार्य द्विवेदी ने आदि काल माना। वीर गाथा काल का नामकरण शुक्ल ने जिस ग्रंथों के आधार पर किया, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसी प्रकार शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदू जाति की निराशा को माना है। वहीं द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया है। वे यह मानते हैं कि भक्ति का उदय इस्लाम के प्रभाव से नहीं हुआ। इसके बाद हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का नाम आता है। यह एक संपादित ग्रंथ है जिसकी रचना 16 खंडों में नागरी प्रचारिणी सभाकाशी द्वारा की गई। यह विशाल ग्रंथ किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। इसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में लिखकर एक अभाव की पूर्ति की है। गुप्त जी ने शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया तथा हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों प्रारंभिक काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त किया। इन्होंने शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का निर्भीकता से खंडन करते हुए अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से जिन इतिहास ग्रंथों की रचना की है, वे हिंदी साहित्य के इतिहास के विविध प्रश्नों को प्रकाश में लाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इतिहास लेखन की परंपरा को विकसित करने का प्रयास किया और सफल भी हुए हैं।